हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान उद्दीन गोपक कॉलेज में। और मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने ग्रुप एवं दोस्तों के लिए शेयर करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की वीडियो पर। आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध एवं उसके कारण। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो भी पिछली वीडियो आपने देखी उसमें मध्यकालीन भारत के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग और रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। जब एक देश को दूसरा देश अपने अधीन कर लेता है और परिणाम स्वरूप पराधीन देश अपनी स्वतंत्रता खो देता है, तब हम कहते हैं कि वहाँ साम्राज्य का अस्तित्व है। तो साम्राज्य के अंतर्गत जनता का शासन उसके हित में नहीं किया जाता, वह शासन करने वाला अथवा साम्राज्यवादी देश के हित में किया जाता है। अनेक विद्वान साम्राज्यवाद का विभाजन दो भागों में करते हैं, एक तो प्राचीन और दूसरा नवीन साम्राज्यवाद। प्राचीन साम्राज्यवाद से अभिप्राय उस साम्राज्य से है जो कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व विकसित हुआ। इसके प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, धर्म तथा संस्कृति का प्रसार, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सर्वोच्च तथा श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखना आदि था। लेकिन प्राचीन रोमन, ईरानी, ऑटोमन, मध्यकालीन अरब साम्राज्य इस प्रकार के साम्राज्य के उदाहरण थे। अब बात चलते हैं नवीन साम्राज्यवाद पर। तो इसका अर्थ है उपनिवेशी साम्राज्यवाद। इसका उत्थान औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्रता से हुआ। इस साम्राज्यवाद में आर्थिक स्वार्थ अधिक प्रधान थे। पुराने साम्राज्यवाद का मुख्य आधार वाणिज्यवाद था, परंतु नवीन साम्राज्यवाद का ध्येय केवल आर्थिक लाभ उठाना नहीं, अपितु अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार करना और अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को दूसरे देश पर खपाना। तो इस प्रकार जो साम्राज्यवाद फैला उसी के कारण कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध का जन्म हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहावत है, कुछ नहीं में कुछ नहीं आता, हर चीज़ अपने आप में कोई ना कोई कारण अवश्य समाये रहती है। बिना कारण के कुछ प्रभाव नहीं वाली बात है। 1914 में शुरू होने वाले प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि में कुछ कारण थे। मुख्य कारण जो थे उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रथम कारण या प्राथमिक कारण और दूसरा गौण कारण। तो प्राथमिक कारणों में हम देखेंगे कौन कौन से भी कारण थे। तो सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना। इसमें हम देखेंगे समय समय पर जो क्रांतियाँ फ्रांस में हुई उससे यूरोप के देश प्रभावित हुए और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। अब और आगे राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के भाव इन राष्ट्रों में स्पष्ट दिखाई देने लगे। इन प्रवृत्तियों की वजह से प्रचारकों को भी अपने आदर्शों का प्रचार करने का मौका मिला। इन देशों के सम्राटों ने इन कोशिशों को बर्बरता से दबाने की कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हुए।
इस प्रकार यूरोप में प्राचीन और अर्वाचीन प्रवृत्तियों में संघर्ष शुरू हो गया। धीरे धीरे यह संघर्ष फिसलता रहा। 19वीं सदी में इन विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन आ पाया, लेकिन उन दिनों कई देशों में राजतंत्र प्रचलित था। इन देशों के सम्राट अपनी इच्छानुसार प्रजा पर अत्याचार करते थे। इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस आदि देशों में 20वीं सदी के प्रारंभ में ही राजतंत्रीय प्रशासन जारी रहा। इन देशों में विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे जो राष्ट्रता प्राप्त करने को लगातार लड़ रहे थे। एक प्रसिद्ध इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकार का विचार है कि 1913 से 1918 के 20 जो विश्व युद्ध इस प्राचीन और अर्वाचीन प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष का परिणाम था। इस कारण नए का पुराने पर वजन बढ़ा। यही कारण था कि इस युद्ध के बाद रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि पैतृक साम्राज्य समाप्त हुए और वहाँ गणराज्य का स्थापना हुई। इस युद्ध के बाद यूरोपीय समस्याओं का हल खोजा जाने लगा। तब राष्ट्रता सिद्धांत के आधार पर कई पुराने साम्राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कई नए राज्य अस्तित्व में आए। अगली बात है उग्र राष्ट्रता की भावना, जहाँ राष्ट्रता या राष्ट्रता का बोध किसी देश या राष्ट्र के लिए वरदान है, वहीं राष्ट्रता का उग्र बोध एक अभिशाप है। एक मायने में वह मादक पदार्थ है जो समाज और राष्ट्र को प्रभावित करता है और अंत में उसका विनाश कर देता है। इस उग्र बोध की वजह से आदमी यह सोचने लगता है कि किसी देश में कोई सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, धर्म आदि कुछ भी नहीं है और इसलिए लोगों में यह भाव प्रबल हो जाता है कि दूसरे देश के लोगों को उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ऐसा वर्तमान में भारत के साथ भी हुआ। जब भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो वहाँ के ब्रिटेन निवासी भारत के बारे में ऐसी भावना रखते थे। उन दिनों ऐसे भाव यूनान, बुल्गारिया, सर्बिया आदि अन्य देशों में मौजूद थे। ये देश दूसरे छोटे देशों को नष्ट कर देना चाहते थे। अगला कारण हो सामाजिक परिवर्तन। इतिहास के विद्यार्थियों को यह मालूम है कि 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और इस वजह से वहाँ कई नए आविष्कार हुए, कई खोजें हुई। इसमें देशों का सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। शुरू में समाज दो वर्गों में था। पहले वर्ग में अमीर लोग, जमींदार, कुलीन आदि थे, जिन्हें वहाँ विभिन्न प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त थे। लेकिन दूसरी तरफ मजदूर, किसान आदि थे। तो प्रथम वर्ग या श्रेणी के लोग अपनी स्थिति का फायदा उठाते थे और दूसरे वर्ग के लोगों में या उन पर इस प्रकार से शोषण करते थे कि वहाँ क्रांति होना स्वाभाविक था। व्यापारिक क्रांति के बाद दूसरे वर्ग के लोगों में जागरूकता आ गई। अब वे उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे और उन्हें कुछ अधिकार मिल भी गए थे। समय बीतता गया, उनका प्रभाव बढ़ने लगा और वे प्रशासनिक मामलों में भी रुचि रखने लगे। यह संघर्ष समाज के लिए घातक सिद्ध था। अगला कारण है आर्थिक साम्राज्यवाद का। आर्थिक साम्राज्यवाद व्यापारिक क्रांति के बाद उत्पादकता बढ़ी और इसलिए देशों को अन्य देशों के कच्चे माल की आवश्यकता हुई तथा उन देशों में अपने परिष्कृत माल को बेचने की आवश्यकता भी हुई। ऐसा तभी संभव था जब उनका उन देशों पर संपूर्ण अधिकार होता। इसके अलावा कुछ राजनीतिक प्रभाव भी होना चाहिए। इसलिए सभी विकसित देशों के लिए ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ जिसकी वजह से वे अपने लिए सुरक्षित बादशाहत की व्यवस्था में जुट गए। इससे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पनपा। एक इतिहासविद का कहना है कि सुरक्षित बाजार प्राप्त करने के लिए देश को जीतना और उस पर अधिकार करना आवश्यक है, या फिर कोई इस प्रकार की संधि हो कि वह देश उनका राजवंशीय मित्र हो जाए। अन्य शब्द में किसी दूसरे देशों को अपने
प्रभावशाली व्रत में लाना आर्थिक साम्राज्यवाद का दूसरा नाम है। और जब विभिन्न देश उपनिवेशों की खोज में निकले तब उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। आर्थिक हितों की वजह से युद्ध की संभावना और भी बढ़ी। अगले जो कारण है वे गौण या द्वितीय कारण है। इनमें प्रमुख है यूरोप का दो राजनीतिक खेमों में विभाजन, क्योंकि समस्त यूरोप दो भागों में बढ़ गया था। तो जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क हमेशा जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के प्रयत्न में लगा रहता था। इस वजह से वह फ्रांस के मित्रों से उसे अलग कर देना चाहता था, इसलिए वह अन्य देशों में राजनीतिक संधियाँ करने लगा। उसने इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी से संधियाँ की, जिसे त्रिगुट संघ कहा जाने लगा। अब फ्रांस अकेला रह गया, इसलिए वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की खोज में निकल पड़ा। इसके बाद उसे पता चला कि रूस जर्मनी से असंतुष्ट है, तो उसने रूस से संधि कर ली। इसके बाद उसे पता चला कि जो इंग्लैंड है वो भी उसकी तरफ आ सकता है, तो उसने इंग्लैंड से भी संधि की। अपितु इंग्लैंड और रूस के बीच मतभेद थे, लेकिन फ्रांस के बीच में आने से दोनों खेमों में मित्रता हो गई। दोनों ही एक दूसरे का विरोध करते थे। अब स्वाभाविक था कि दोनों के बीच युद्ध होना चाहिए। जिन परिस्थितियों से यूरोप उस समय गुजर रहा था, युद्ध को काबू में रखना नामुमकिन था। सो बिस्मार्क की संपत्ति भी युद्ध के लिए जिम्मेदार थी, परंतु सिर्फ उसे ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके और भी घटक थे, जैसे यूरोप में तानाशाही। यूरोपीय देशों में उग्र राष्ट्रता और साम्राज्यवाद की भावना, जैसा कि देखा जा चुका है कि बलवती थी, या राष्ट्रवाद या साम्राज्यवाद की भावना बढ़ती थी। तो इस प्रकार वे राष्ट्र सफल तभी हो सकते थे जब उनके पास सशक्त सेना हो। यह उनके लिए समस्या थी। इसे दूर करने के लिए इन देशों ने युवाओं के लिए सैनिक प्रशिक्षण आवश्यक कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि देश की जनसंख्या पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी और आपातकाल में युद्ध के मैदान में अपनी योग्यता बतला देना चाहती थी। इस प्रकार की पद्धति को जन्म देने के लिए एशिया जिम्मेदार था। नेपोलियन के ज़माने में अपने आप की सुरक्षा के लिए उसने इस पद्धति को ईजाद किया था। यह इतनी फायदेमंद सिद्ध हुई कि अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया। इसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप में सैनिक सामान की खपत में बड़ी तीव्रता से वृद्धि हुई। यूरोप के देश अपनी आय का करीब 80% इस प्रकार खर्च करने लगे। सब यह सोच रहे थे कि युद्ध अवश्य हो और वह कभी भी हो सकता है, इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। तथा सैनिक की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। विज्ञान के आविष्कार ने युद्ध की नई तकनीकी खोजने में योगदान दिया। इसके अलावा राजनीतिक, कवि, दार्शनिक आदि भी युद्ध के पक्ष में थे। उनका ऐसा विचार था कि युद्ध आज भी कई चीज़ों को ध्वस्त कर सकता है, कि राष्ट्रता की संकीर्ण दीवारों को दूर किया जा सकता है, विश्व शांति कायम की जानी चाहिए। जब विश्व के विचारक इस प्रकार के आदर्शों का उद्घोषणा कर रहे थे, तो युद्ध में किस प्रकार की देरी हो सकती थी। रूजवेल्ट कहा करता था कि युद्ध हारने के बजाय युद्ध ना करना अच्छा है। युवा जर्मन संगठन का ध्येय युद्ध था, क्योंकि उसके अनुसार सभी मानवीय कार्यों में युद्ध अत्यंत ही पवित्र कार्य था। कईयों के अनुसार युद्ध एक सुंदर वस्तु थी। ट्रॉट्स्की के अनुसार युद्ध एक दिव्य या ईश्वरीय पद्धति है और इसलिए युद्ध टालना संभव नहीं है। इस प्रकार समूचे यूरोप में इस प्रकार के भाव पर सबल होते जा रहे थे। इन परिस्थितियों में युद्ध की संभावना टाली नहीं जा सकती थी और शांति स्थापित हो जाती थी, तो एक आश्चर्य की बात होती। कुछ कूटनीतिक संधियाँ भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। जब इस प्रकार का विषैला वातावरण था, तब यूरोप की कुछ शक्तियाँ गुप्त समझौते या गुटों द्वारा उसे और भी विषैला बना रही थी। सभी देश अपने को सुरक्षित एवं शक्तिशाली बनाने हेतु एक दूसरे से संधियाँ कर रहे थे, ताकि यदि युद्ध होवे तो उनका हिस्सा लेना आवश्यक हो जाए। जर्मन सम्राट का भ्रष्ट तथा दूषित राष्ट्रवाद भी इसके लिए उत्तरदायी है।
जर्मन लोगों को एक शक्तिशाली विचार यह था कि समूचे विश्व में उनकी प्रजाति सर्वश्रेष्ठ है। इस विचार के पीछे उनकी उग्र राष्ट्रवादी धारणा काम कर रही थी। सत्यकेतु के शब्दों में उग्र राष्ट्रवाद ने लोगों में भ्रष्ट या दूषित राष्ट्रवाद भर दिया। हमारी सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी खान पान आदत, हमारी वेशभूषा, हमारे तौर तरीके, हमारे रीति रिवाज आदि विश्व में श्रेष्ठ है। विदेशियों से घृणा करनी चाहिए, वे हमसे निम्न हैं। लोग जो इस पर्वत या नदी के उस पार रहते हैं वे हमारे शत्रु हैं और उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। उस समय के सभी लोगों में इस प्रकार के भाव व्यापक थे। प्रेस, पुस्तकें, प्लेटफॉर्म, स्कूल वगैरह सब इस प्रकार के प्रभावों का प्रचार कर रहे थे। जर्मन का चांसलर और सम्राट स्पष्ट रूप से यह कहते थे कि ईश्वर के प्यारे पुत्र हैं और ईश्वर ने उन्हें सारे देशों को सुसंस्कृत करने के लिए भेजा है। इस प्रकार के भाव अधिकतर जर्मनी या जर्मनवासी में पाए जाते थे, परंतु अंग्रेज, फ्रांसीसी और रूसी लोगों में भी ऐसे ही भाव पाए जाते थे। चैम्बरलेन ने एक बार कहा था, यह एक विवाद रहित तथ्य कि विश्व के इतिहास में एंग्लो सैक्सन प्रजाति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार के विचारों से लोग संकीर्ण दिमागी हो गए। न्याय की अंतर्राष्ट्रीय अदालत का प्रभाव भी जो था वो इस युद्ध के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इस प्रकार से यूरोपीय लोग युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यदि कोई चीज़ उन्हें युद्ध से दूर रखती थी तो वह किसी संस्था द्वारा मध्यस्थता या विभाजन, उसके द्वारा संभवतः उनके विवादों का शांतिपूर्ण हल निकाला जा सकता था। इसलिए लोग महसूस करने लगे कि किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की जाए। लोग महसूस करने लगे कि किसी भी विवाद के लिए एक न्यायालय की स्थापना हो जाए। इस विचार को मद्देनजर रखते हुए रूस के जार ने 1898 ईस्वी में हैग में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। यद्यपि लोगों को इससे ऊंची आशा थी, तथापि कुछ विशेष कारणों से वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। 1907 ईस्वी में एक नए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की। इसने कई विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया, परंतु फिर भी वह युद्ध पर नियंत्रण नहीं पा सकी। तो इस प्रकार अनेक कारणों के साथ साथ जो लोगों का मानना है कि इसमें जर्मनी के शासक कैसर द्वितीय का भी कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध में हाथ है। जब तक बिस्मार्क जर्मनी में शक्ति में रहा, उसने सदैव फ्रांस को पृथक रखने तथा इंग्लैंड से प्रतिस्पर्धा करने की नीति का पालन किया। किंतु कैसर विलियम अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था तथा सैनिक शक्ति के आधार पर वह विश्व विजेता बनना चाहता था। उसकी थल सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, किंतु इससे वह संतुष्ट न था। वह अपनी जल सेना को भी थल सेना के समान शक्तिशाली बनाना चाहता था। इंग्लैंड द्वारा जर्मनी की इस प्रकार की नीति पर चिंतित होना स्वाभाविक था, किंतु केसर ने अत्यंत आदूरदर्शिता से कार्य किया तथा अत्यंत उत्तेजक भाषण दिए। कहा जाता है उसने कहा, हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। मैं उस समय तक चैन नहीं लूँगा जब तक मेरी जल सेना थल सेना के समान शक्तिशाली नहीं हो जाती। एक अन्य स्थान पर उसने कहा, हमको अधिक से अधिक नौसेना, स्थल सेना तथा बारूद की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, मित्र राष्ट्रों को स्पष्ट रूप से धमकी देते हुए उसने कहा, यदि वे युद्ध चाहते हैं तो वे युद्ध प्रारंभ कर सकते हैं, हम युद्ध से डरते नहीं हैं। इस प्रकार के भाषणों से यूरोप का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण हो गया। हैजन का विचार है कि इतनी उग्र एवं महत्वाकांक्षी नीति का केसर विलियम द्वितीय द्वारा पालन करने पर इंग्लैंड से युद्ध होना आवश्यक था। इंग्लैंड प्रारंभ में जर्मनी से मित्रता करना चाहता था, किंतु केसर विलियम ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, बर्लिन का रास्ता ऑस्ट्रिया होकर आता है। केसर ने पूर्व की ओर विस्तार करना भी प्रारंभ किया। उसने बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन बनाने का भी प्रयास किया। जर्मनी के पूर्व में अक्सर होने से इंग्लैंड के पूर्वी उपनिवेश के लिए खतरा उत्पन्न हो गया तथा इंग्लैंड ने जर्मनी का विरोध किया। इस प्रकार केसर विलियम की नीतियों के परिणामस्वरूप युद्ध होना सुनिश्चित हो गया। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि इसका प्रमुख कारण या तत्कालिक कारण क्या था जिससे युद्ध शुरू हुआ।
युद्ध के अनेक अनेक कारणों में सारजेवा का हत्याकांड एक महत्वपूर्ण कारण था। विद्वान इस हत्याकांड को प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी मानते हैं। सराजेवा के हत्याकांड की घटना ने लगाया था 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सराजेवा में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की हत्या सर्बों द्वारा कर दी गई। इस प्रकार ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कठोर शर्तों वाला अल्टीमेटम दिया और 48 घंटे के भीतर उसके उत्तर की मांग की। सर्बिया ने अपनी स्थिति को देखते हुए उसमें से अधिकांश शर्तों को स्वीकार भी कर लिया, परंतु ऑस्ट्रिया को संतोष नहीं हुआ और उसने सर्बिया के विरुद्ध 28 जून 1914 को ही युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के प्रारंभ के साथ ही सभी मित्र राष्ट्र जो विभिन्न संधियों और प्रतिसंधियों से परस्पर जुड़े हुए थे, वे अपने अपने मित्रों की ओर युद्ध प्रारंभ करने के लिए बाध्य हुए और यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध का शंखनाद गूंजने लगा। वास्तव में सच्चे अर्थों में युद्ध का मुख्य कारण गुटबंदियाँ थीं, जिनसे विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े थे। अब बात करते हैं, क्या यह युद्ध अपरिहार्य था या अति आवश्यक था या होना जरूरी था। तो इसके बारे में सकारात्मकता और नकारात्मकता भी है। यह अत्यंत आवश्यक था क्योंकि जर्मनी की युद्ध की गतिविधियाँ बढ़ती रहीं और वह कोई न कोई बहाने की तलाश में था। कई यूरोपीय शक्तियाँ जर्मनी को सम्मिलित करते हुए सैनिकों की भर्ती में लगी हुई थीं और किसी भी समझौता के लिए उन्होंने विशाल सेना तैयार कर रखी थी। इन राष्ट्रों के अंग में युद्ध के लिए खुजाल चल रही थी और इसलिए युद्ध शुरू करने के लिए वे किसी भी बहाने की खोज में थे। इंग्लैंड की तुलना में जर्मनी का आर्थिक और औद्योगिक विकास काफ़ी आगे था और चिल्लाहट यह थी कि उसे सूरज के नीचे उपयुक्त स्थान नहीं मिला। जर्मनी ने इंग्लैंड को नौसेना की शक्ति का सर्वोच्च स्वीकार नहीं किया और इंग्लैंड जर्मनी की मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं था। बाद में त्रिसंघ तथा फ्रांस रूस के संग युद्ध की ही गुट थे। ब्रिटेन ने अपनी शानदार प्रत्यक्षता की नीति त्याग दी थी और सैन्य गठजोड़ों में सक्रिय भाग लेने लगा था। यद्यपि स्पष्ट रूप से युद्ध के पक्ष में नहीं था। मोरक्को, बोस्निया हर्जगोविना में कुछ कोमल रूप से युद्ध के पक्ष में नहीं थे। रूसी बाल्कन क्षेत्र भी रुचि रखते थे, परंतु दूसरी महाद्वीपीय शक्तियाँ भी उसी में तरफदार थीं और कोई भी देश दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। इसलिए ऐसा माना जाने लगा था कि यदि कोई एक विपदा का हल निकालता है तो दूसरी विपदा महाद्वीप को युद्ध में झोंक देगी। प्रत्येक वर्ष कोई न कोई तकलीफ या विपदा आई और वह इस हद तक गहरी होती चली गई कि कोई भी उतावला यह कार्य युद्ध का रूप ले लेता था। जैसे जैसे युद्ध टाला जाता रहा, परंतु उसे त्यागा जाना संभव ही रहा। फर्डिनेंड की हत्या के बाद तो उसे टाला भी नहीं जा सकता था। जो भी हो, ऐसे तर्क भी हैं कि जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसे और टाला जा सकता था। चर्चिल ब्रिटेन के राष्ट्रपति का कहना है कि कई विपदाएं, कई समस्याएं बिना युद्ध के ही सुलझाई गई हैं, अतः फर्डिनेंड की हत्या करने वाला मामला भी सुलझाया जा सकता है यदि सर्बिया व ऑस्ट्रिया संतुलन में समझदारी से काम लेते। परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता था कि दोनों सरकारों ने कठोर रवैया अपनाया। ऑस्ट्रियाओं ने सर्बियों का तर्क नहीं सुना क्योंकि वे जर्मनी द्वारा उकसाए गए थे और सर्बिया ने बोस्निया की वजह से थोड़ा गरूर आ गया था। यदि युद्ध आवश्यकता था तो उसे सीमित अवश्य किया जा सकता था। प्रयत्न किए गए थे, परंतु रूस का कठोर तथा उससे भी कठोर जर्मनी का रवैया था जो युद्ध को टाला जाना असंभव बना दिया। वैसे 28 जुलाई 1914 को जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया के रवैये को नरम करने की कोशिश की थी क्योंकि उस समय जर्मनी स्वयं भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। ऑस्ट्रिया ने उसे नाकबूल किया।
सर्बिया की राजधानी पर जब गोलीबारी हुई तो ब्रिटेन ने संबंधित पार्टियों को कॉन्फ्रेंस टेबल पर बुलाया, परंतु रूस ने इनकार कर दिया। रूस ने जर्मनी के युद्ध की पहुंच को एक चुनौती के रूप में लिया। जर्मन ने रूस की फौज को संगठन स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं केवल अकेले ब्रिटेन से नियंत्रित नहीं हो सकती थी। ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि युद्ध वैसे परिहाय वर्जनीय था, परंतु पार्टियों द्वारा मामले को निपटाने के निर्णय से युद्ध को रोका नहीं जा सका। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसमें बहुत लोगों की हत्याएं हुई, जनधन की हानि हुई और यह इतिहास के पन्नों में, साक्ष्यों में लिखा गया। अब बात करते हैं कि यह युद्ध हुआ तो इसके क्या परिणाम निकले। तो इसके परिणाम के लिए हम अगली वीडियो में आपके लिए बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।